डिजायर एक्सप्रेस कर दूं कि ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन हमने आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करनी है जो डेंट हो गई है बाय योर कॉलिंग मी यंग। तो एज वी प्रोसीड होपफुली वी अचीव दैट। थैंक यू। ये आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। यू आर यंग वेयर आई स्टैंड। वेल सेड। मेरा तो ख्याल 77 साल से हम फेल कर रहे हैं। मैं किसी एक हुकूमत पे नहीं डालता। माशाल्लाह आया वो भी फेल कर गया, इलेक्शन आई वो भी फेल कर गई। मैं फेलियर इस तरह गिनता हूँ कि हमारी इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी है। इंडिया ने 91 में मनमोहन सिंह ने कहा था भाई खुदा हाफिज, इंडिया वापस नहीं गया। मैं आईएमएफ में रहा हूँ, मुझे आईएमएफ से कोई दुश्मनी नहीं है, बट पॉइंट ये कि वो इमरजेंसी वार्ड में ना आप जाना चाहते ना मैं जाना चाहता हूँ। इमरजेंसी वार्ड जो बार बार जाते हैं और भंगड़े डालते हैं, ये क्या बात? सोशो कल्चरल आपके फैक्टर्स कॉमन, लैंग्वेज कॉमन, खाने कॉमन, देयर सो मच अपॉर्चुनिटी। व्हाट अ बोनेंजा, इकोनॉमिक बोनेंजा सिटिंग विद यू। दूसरा जो उसके अलावा है, उस बिग इकोनॉमी की एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द रीजन all runs through you. They want to go to Central Asia, they have to go through you. They want to go to Iran, Turkey, through that to Europe, it runs through you. As you know, SIA सोशियो-इकोनॉमिक इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैंने पीआईडी से निकल के दोबारा शुरू की है, क्योंकि पीआईडी पॉलिटिकल हो गया और पीआईडी का काम तकरीबन ज़ाया हो गया। तो हमने कहा कि करें कोशिश कि एक थिंक टैंक ऐसा हो, थिंक टैंक कहना बहुत बड़ी बात है, अभी तो कुछ नहीं बना, ऐसा हो कि जहाँ के एक पब्लिक कन्वर्सेशन जारी रहे और बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ, पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं ये नहीं कि नहीं है, उनको ढूंढना पड़ता है और उनसे बात करनी पड़ती है। तो सिया आपको इंशाल्लाह ये लाता रहेगा। यूट्यूब वीडियो हमारा है, उसका नाम है हक इकोनॉमिक्स, उसको फॉलो करें। सिया का जो ट्विटर हैंडल है सियालिटिक्स है, फेसबुक लिंक्डइन पे सियालिटिक्स है। तो आज आई एम वेरी प्राउड टू गिव यू a young leader of Pakistan who, mashallah, has made a name for himself, Asad Umar Saab. Now, Asad Umar Saab, you all know, I don't need to introduce him. But very briefly, he has led Engro, which is a very big, one of our biggest private companies in the country. In fact, the leader of the private pack in Pakistan. Asad Umar has also been leading the Pakistan Business Council and has been in many leading positions, including many committees, etc. वो नहीं मैं रिपोर्ट करता आपको, पर जिनकी जो सबसे बड़ी बात है जो आप सबको पता है कि ये इस्लामाबाद के एमएनए भी थे और ये माशाल्लाह he fought 2 elections very successfully and he also became the finance minister and the planning minister of Pakistan. These, you will agree with me, are 2 important positions for policy making. तो आज मैंने इनको बड़ी मुश्किलों से पकड़ा है। मैंने कहा असद साहब, यू ओ पाकिस्तान नथिंग, जस्ट के आप हमें समझाएं कि ये मुल्क क्या होता है। आपको पता है ये वीडियोस हम समझाने के लिए करते हैं, ये नहीं कि हम कोई हमारा कोई पॉलिटिकल एंगल होता है। तो असद साहब से पूछना है कि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में समझाएं और हम इस पर डिबेट करें। एज यू नो, हमारा सिया में इरादा तो यही होता है कि एक नेशनल कॉन्वर्सेशन हो। तो इफ एनी नेशनल कॉन्वर्सेशन ऑन इकोनॉमिक्स टेक्स प्लेस, Asad Umar will be one of the key players in that. So that's the hope. So Asad Saab, welcome to our SIA webinar. I'm very happy to have you here. Thanks for sparing the time. Thank you, Doc. I'd like to dive straight in without any formalities. Before you ask me the first question, मैं एक अपनी डिजायर एक्सप्रेस कर दूं कि ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन हमने आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करनी है जो डेंट हो गई है बाय योर कॉलिंग मी यंग। So, as we proceed, hopefully we achieve that. Thank you. ये Einstein's theory of relativity है. You are young where I stand. Well said. Theory of relativity में माशाल्लाह नहीं। अच्छा साहब, you still have a long future, and I hope you will come back into some position where you can change our lives. Because I think एक चीज तो हम agree कर सकते हैं, Pakistan needs change and a very big change. हमें तो मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू करना है, मैंने डाइव यहीं से करना है, डीप डाइव। कि असद साहब, मेरा तो ख्याल है, मुझे लोग बड़ा कहते हैं तुम डिस्पोंडेंट हो, तुम डिप्रेस्ड हो वगैरह। मेरा तो ख्याल है 77 साल से हम फेल कर रहे हैं। मैं किसी एक हुकूमत पे नहीं डालता। माशाल्लाह आया वो भी फेल कर गया, इलेक्शन आई वो भी फेल कर गई। मैं फेलियर इस तरह गिनता हूँ कि हमारी इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी है। हमने यस कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्रेस की, ये भी नहीं कहता नहीं किया, सड़कें बन गई, ये हो गया वो हो गया, बट आईएमएफ के पास हम बार बार जाते हैं।
77 साल से हम IMF को, जिसको मैं कहता हूँ इमरजेंसी ऑफ वार्ड ऑफ द वर्ल्ड, उससे हम निकले ही नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इसकी क्या वजह, आप बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक के, हम जो हैं कलेक्टिवली अगर हम देखें relative to the rest of the world, we are clearly a failure. On an absolute basis, बिल्कुल आपको प्रोग्रेस नजर आएगी, लेकिन on a relative basis, we'll all have to admit that we have continued to fall behind the rest of the world. As I keep on saying, सिर्फ ये बदलता है कि अब कौन सा मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल गया। मेरे ख्याल में उसकी देखें एक तो बहुत सारी टेक्निकल वजूहात जो आप मुझसे बहुत बेहतर बता सकते हैं फ्रॉम ए प्योर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके सेविंग्स रेट लो हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं दे आर नॉट कंपेटिटिव इन द वर्ल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। लेकिन इफ यू आस्क मी फ्रॉम माय पॉलिटिको इकोनॉमिक एक्सपीरियंस, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस है ना, हम उसको क्योंकि सेटल ही नहीं कर सके हैं, तो हमारा इस वक्त हम एक निज़ाम के तहत काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई निज़ाम ही नहीं है। देयर इज, अगर हमारे पास 25 साल मोनार्की होती, 25 साल डिक्टेटरशिप होती, 25 साल जेन्युइन डेमोक्रेसी होती, तो मेरे ख्याल में वी कुड हैव अचीव्ड मेनी थिंग्स। लेकिन जब आपका कोई सिस्टम ही ना हो और वो बार बार डिरेल होता रहे, तो उसकी अपार्ट फ्रॉम अदर कॉन्सिक्वेंसेस, उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बाहर निकलते ही नहीं। एंड वील एक्सप्लोर दीज इश्यूज फर्दर जरा डेप्थ में जाके बाद में। लेकिन यू नो कि अगर आप फंडामेंटल रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो अनलेस यू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, ये तो वो चीजें हैं जो बुनियादी पाकिस्तान के फंडामेंटल प्रॉब्लम हैं, जहां चंद सालों के बाद आपको बेहतरी होना नजर आएगी। जब आपका पूरा साइकिल ही चंद सालों एंड मोस्ट ऑफ द टाइम चंद महीनों के ऊपर हो, यू डोंट नो 6 महीने के बाद अब होंगे या नहीं होंगे, तो किसने लॉन्ग टर्म थिंकिंग करनी है, कौन सी कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग होनी है? दैट टू मी इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सॉरी, इस पे मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर दूं। देखिए, ये भी एक अल्टरनेटिव, मैं तो एकेडमिक हूं तो आई डील इन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, हम तो बार बार दूसरी तरफ से प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी तरफ से अगर प्रॉब्लम देखें तो हुकूमत आ जाती है, हुकूमत जैसे आके बार बार वो पावर में रहना चाहती है, वो अपॉइंटमेंट्स गलत करती है, वो बिजली का निज़ाम ठीक नहीं कर सकती 40 साल से, वो फिर अपने डंडे चलाती है, फिर एक फेल्ड प्रोजेक्ट है PSTP का निज़ाम, मेरा ख्याल बहुत बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबल है। PSTP खत्म नहीं कर सकती। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हुकूमत एकदम चेंजेस लाए तो कौम खुश हो जाएगी। हुकूमत वेट करती रहती है चेंजेस लाने पे। अब देखिए, अर्जेंटीना में मिलाई आया, उसने आते साथ 50 डिपार्टमेंट फायर कर दी, लाख वर्कर्स फायर कर दिए। ट्रंप आ रहा है, उसने एलन मस्क को लगा दिया। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? अगर ये हो तो क्या चांस है कि हम ज्यादा लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे? या बट आपने जो दोनों एग्जांपल्स दी ना, खासतौर पर अमेरिका की जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, वो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। जो इलेक्शन जीत के आ रहा है उसको पता है कि अब मैंने 4 साल, मेरे पास लीवर्स ऑफ पावर हैं और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास है। हमारे सिस्टम के अंदर, मैं सिर्फ आपको 2008 से आगे की एग्जांपल अगर दूं, कि जब जनरल मुशर्रफ फेड आउट हुए और उसके बाद पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट आई, फिर PTI की गवर्नमेंट आई और उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आ गई। ये सारी पार्टीज बदलती रही। इस सारे पीरियड में जस्ट अखबार उठा के, यू शुड गेट सम यंग रिसर्चर टू डू दिस, जस्ट रीड द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर। मेरे ख्याल में कोई भी पीरियड ऐसा नहीं था जहां 6 महीने से ज्यादा आपको ये नजर खबरें ऐसी लगती हो कि ये गवर्नमेंट जो है ये अभी सरवाइव करेगी। जहां पर आपकी इतनी अनसर्टेनिटी हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर ऑल टेकन विद फ्यूचर इन अकाउंट, और जितना आप अनसर्टेनिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतना डिस्काउंट रेट मेरा बढ़ता चला जाएगा। एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑल डिसीजंस, नॉट जस्ट द प्राइवेट सेक्टर डिसीजंस। सो देयरफॉर इन माय ओपिनियन, जो मेरी लर्निंग जो है इसके अंदर, जब तक ये फंडामेंटल हम प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करेंगे, यार हमने जमहूरियत होना है तो भाई जमहूरियत हो जाते, जेन्युइन डेमोक्रेसी चले होना जाते हैं, इस पे चले जाते हैं, इस तरफ चले जाते हैं। हमने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी, जमहूरियत क्यों नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी जो हमने डिस्कवर किया था, हुकूमत चलती 3 साल है, 3 साल में हमारा सांस फूल जाता है। इस पर ही तो मेरा ख्याल 1 साल में ही फूल गया। अभी कंटेनर में बैठा हूँ और इंटरनेट बंद हो रहा है वगैरह वगैरह, तो हमारा सांस फूल जाता है। हम कहते हैं यार खुदा के वास्ते बाहर जाओ। तो ये हुकूमत की तरफ से भी होता है, हमारी तरफ से भी होता है, पब्लिक की तरफ से। मैं नहीं बात कर रहा, बाकी इस्टेब्लिशमेंट तो अपनी तरफ है, पब्लिक की तरफ से भी हम थक जाते हैं। यार खुदा के वास्ते कंटेनर बंद करो, खुदा के वास्ते हमें इंटरनेट दो, खुदा के वास्ते हमें सांस देने का मौका दो।
अब फूड पेंडा वाला रो रहा है, वो इनड्राइव वाला रो रहा है बेचारा कि मेरा इंटरनेट चला जाता है। Yeah. तो ये भी तो चीज है कि अगर हम 3 साल हुकूमत की टर्म कर दें। दूसरी चीज जो हमने लिखी थी कि टर्म लिमिट्स लगा दे, एक दफा टर्म लिमिट्स लगी थी, हम टर्म लिमिट लगा दें जो बार बार आ जाते हैं। मैं तो कहता हूँ तीसरी चीज फैमिली लिमिट भी लगाते। मैं तो कहता हूँ चौथी चीज इलेक्शन का। तो आप इनमें से क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी को कैसे पुख्ता करें? देखिए, नहीं डॉक्टर, आई वुड टेंड टू डिसएग्री विद यू ऑन ऑन दैट। हाँ, बिल्कुल सही है कि जब गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान हैज सीरियस इश्यूज, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक्सपेक्टेशंस पूरी तरीके से मीट नहीं कर रही होती। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, चाहे किसी भी गवर्नमेंट को उठा के देख लें। एक्सपेक्टेशन से रियलाइजेशन जो है वो उसमें गैप होता है। लेकिन अवाम जो है वो तो जाके सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते ना। इस वक्त जो आपने सारे सिम्टम्स की बात की, जो इस्लामाबाद की इस वक्त सिचुएशन है, कंटेनर लगे हुए, सब कुछ हो रहा है, कल हो सकता है वहां पे टीयर गैस शेलिंग हो रही हो, ये सब जो है, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ ए ब्रोकन सिस्टम। ये सिस्टम की ही फेलियर की तो एग्जांपल दे रहे हैं, विच मीन द सिस्टम इज नॉट वर्किंग। इफ योर सिस्टम वाज यू कम इन, मुझे उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग इशू फॉर मी। जो कुछ भी हो वो डिफाइंड एक सिस्टम के तहत हो, एवरीबडी नो रूल्स ऑफ द गेम। आपको पता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो ये है कि ऑल द प्लेयर्स शुड नो व्हाट द रूल्स ऑफ द गेम दे आर प्लेइंग विद, एंड दे शुड बी इन्फोर्सेबल। सो जब तक जिस तरीके से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर वो मिसिंग होगा तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हर्ट होती है। इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर रूल्स ऑफ द गेम ही नहीं फॉलो हो रहे और वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है जो रूल्स ऑफ द गेम भी है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको नजर आएगा, विच इज So व्हाट। what are the fundamental changes that you would suggest? सर आप मेरी supposing मे- you became the prime minister, what are the absolute changes you would try and make सर in मेरी the political system? पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देखें, मेरी जो है जाहिर है, बहुत सबसे पहली तो आस जो है वो एवरीबडी इन पाकिस्तान विल से द एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स। एवरीबडी इन पाकिस्तान एग्रीज विद इट, मोस्ट ऑफ द आर्मी चीफ्स हैव मेड सिमिलर स्टेटमेंट। सो एक दैट्स अ गिवन, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। बट देन द पॉलिटिकल प्लेयर्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड। अभी ये अपनी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, what is it talking about? It is talking about the quality of the institutions, right? That's an accepted theory of economics के the quality of institutions make a difference. अब उसके ऊपर बहस आप कर सकते हैं if that's the only determinant for failure or success or not, but nobody would argue that that is not an extremely important ingredient for success. बिल्कुल। आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके अंदर ऑब्वियसली देयर इज अ फ्री मीडिया, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज, एबिलिटी टू फॉर पीपल टू स्पीक अप, देयर इज द जुडिशियल सिस्टम व्हिच शुड एक्ट एज अ चेक एंड बैलेंस, एंड अगेन वो जो मैं कह रहा हूँ, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम इंक्लूडिंग enforceable contracts, etc., etc. But within the democratic, the political system itself, what is the most important institution? सबसे important institution, the apex, is the parliament, right? We do everything, we, when I say politicians, to weaken the parliament. सारे बड़े डिसीजंस जो हैं वो पार्लियामेंट के बाहर होते हैं। Centralized political authority है within the political parties also. So kitchen cabinet will sit, and that kitchen cabinet में discussion करके the big man or the big woman, whoever it is at that point in time, will take a decision, and the parliament will then be asked to rubber stamp it, right? That's one part of it. The second part of it is कि जब बहुत ही बड़ा कोई चैलेंज आ जाए तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। यार, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इज द डैम पार्लियामेंट ना, सारी पार्टीज तो वहां पे बैठी हुई है। सो वहां पर आपकी देन इंस्टीट्यूशनली हैव वी empowered it to really play the role that it should be playing, both in terms of legislation and as a balance on the government, right? क्या वहां पर हाई क्वालिटी पेड रिसर्च स्टाफ है? क्या डॉक्टर नदीम उल हक के ट्रेन किए हुए बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं पेड सैलरीज के साथ, विद अ फ्यूचर गुड करियर देयर, who are able to independently evaluate the performance of the government and the legislative proposals which are coming in, so that there is a real debate that takes place with a clash of ideas? No, it doesn't. And I can go on and on. I can give you many other examples of that. So strengthening the institutions of democracy and respecting the institutions of democracy and respecting a democracy is a messy affair. डेमोक्रेसी में नीट क्लीन सब कुछ खुश एवरीबडी हैप्पी नहीं होता। सो यू हैव टू बी विलिंग टू लिव विद दैट। और वी आर लकी, पाकिस्तान इज लकी इन अ वे कि हमें तो एक हमसाया मिला हुआ है जिसकी सोशो कल्चरल मेकअप भी हमसे बिल्कुल मिलता जुलता, रिलेटिवली मोर और लेस, थोड़े वो हमसे बेहतर थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिस वक्त हम सेपरेट हुए।
and look at the mess their politics has been. But because political system में continuity थी, they have delivered economic well-being to their citizens, which we have not been able to do. So learn from your neighbors at least. मैं जो देखता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मुझे 2 दफा कमिटीज पे बुलाया, मैं देखता हूँ हमारे पार्लियामेंटेरियंस इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है. दे रियली डोंट वांट टू डिस्कस. और मैं तो आगे जाऊंगा, मैं तो कहता हमारे लोग भी नहीं इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड. रोज शाम को टीवी शो पे आप देखें, वो 3 पॉलिटिशियंस आके लड़ रहे होते हैं, और वो लड़ रहे होते हैं कि तू चोर तू चोर. ये नहीं बात करते कि इकोनॉमिक्स में क्या है. तो क्वाइट फ्रैंकली, एक तो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं, बट दूसरा, चले मैं आपके पॉलिटिकल चेंजेस को मान जाता हूँ, बट ये बताइए, सपोजिंग वी गेट द पार्लियामेंट टू वर्क बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स. आप रिसर्च की बात करते हैं, मैं जब पीएचडी में था, आई वेंट टू देम मेनी टाइम, अभी भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार फ्री कर देता हूँ काम, बताएं, आपको किताबें देता हूँ, आपको सब कुछ देता हूँ. कहते हैं नहीं हम नहीं. अब मैंने रिसेंटली क्या किया था, आई एक्चुअली स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू एवरीबडी, 2 पेज का, 1 पेज का, बुलेट पॉइंट्स पे कि भाई ये हम कह रहे हैं, ये हमारी रिसर्च हो करी. एक जवाब नहीं आया, किसी ने जवाब नहीं दिया. अच्छा, अब मसला ये है जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आ जाए इस तरफ कि इकोनॉमिक्स में क्या किया जाए, आईएमएफ से हम कैसे छुटकारा पाए. अब इफ यू अगेन केम इनटू पावर, आईएमएफ से छुटकारा, मेरा ये नहीं मतलब कि 3 महीने 2 महीने के लिए, मैं कह रहा हूँ इंडिया ने 91 में मनमोहन सिंह ने कहा था भाई खुदा हाफिज, इंडिया वापस नहीं गया. मैं आईएमएफ में रहा हूँ, मुझे आईएमएफ से कोई दुश्मनी नहीं है, बट पॉइंट ये कि वो इमरजेंसी वार्ड में ना आप जाना चाहते ना मैं जाना चाहता हूँ. इमरजेंसी वार्ड जो बार बार जाते हैं और भंगड़े डालते हैं, ये क्या बात. बिल्कुल सही सर, बहुत वैलिड क्वेश्चन, और बिल्कुल आपने सही कहा कि आईएमएफ का ये काम भी नहीं है ना. आईएमएफ इज द इमरजेंसी वार्ड. आईएमएफ ने आपकी बाईपास करके, सर्जरी करके आपको मरने से बचाना है. ये आईएमएफ का काम नहीं है कि उसके बाद आपको जिम में लेकर जाए और आपके मसल्स बिल्ड करे और आपको ट्रैक पर दौड़ा दौड़ा के आपकी एरोबिक कैपेसिटी बिल्ड करे ना. सो सिमिलरली, जो आप परमानेंट एक छुटकारा चाहते हैं आईएमएफ से, वो सिर्फ आईएमएफ प्रोग्राम को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े डिलीजेंटली इंप्लीमेंट करने से भी नहीं होगा. बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, आई वोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन इट. हम वो भी नहीं इंप्लीमेंट करते ना, बिकॉज इतनी वो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल की होती है उनका. वो बिजली की प्राइस बढ़ा दी तो इधर तो खबरें ये आ रही हैं कि शायद गवर्नमेंट फारिग होने वाली. But even if it diligently, that program is not designed to provide you long-term sustainable growth. So आपको growth drivers identify करने हैं. और this work, doc, we did some work on this. मैं तो सिर्फ उस टीम का एक छोटा सा हिस्सा था प्लानिंग कमीशन के अंदर, बट लेड बाय डॉक्टर जुबैर, हु वाज आवर चीफ इकोनॉमिस्ट एट दैट टाइम, एंड अ वेरी गुड टीम इंक्लूडिंग सम वेरी ब्राइट यंग इकोनॉमिस्ट. एक हमने पेपर बनाया और हमने प्राइम मिनिस्टर के पास लेके गए. एंड द रीजन फॉर दैट, उसको बैकग्राउंड बता दूं. प्राइम मिनिस्टर ने जब मुझे कैबिनेट में, आई लेफ्ट द कैबिनेट, एनर्जी मिनिस्ट्री में नहीं ले रहा था, तो जब मुझे प्लानिंग दी तो उन्होंने मुझे बुलाया. उन्होंने कहा यार मुझे ये बताते हैं कि ये 60s में जो है वो प्लानिंग कमीशन करता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो हमने रूल्स ऑफ बिजनेस निकाल के देखे. रूल्स ऑफ बिजनेस बिल्कुल ये कहता है ये प्लानिंग कमीशन का काम है, राइट. बिल्कुल. सो वी वर्कड ऑन इट एंड वो हमने अप्रूवल लिया. एंड आई जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैड डन. और वो अप्रूवल लिया हमने 22 फरवरी 2022 को. तो उसके कुल 2 हफ्ते बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था. तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अप्रूव कर दिया, बट उस पर काम आप समझ लें कि एक दिन में नहीं हुआ. व्हाट इट वाज बेस्ड ऑन, बेसिकली इट वाज ड्राइंग ऑन रिकार्डो हॉजमन का मॉडल, राइट. इकोनॉमिक कम्प्लेक्सिटी इंडेक्स. बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है, मैं अगर एग्जांपल दे दूं जो हमने उस प्रेजेंटेशन के अंदर भी यूज की थी, कि 2000 से 2019 का हमने डेटा उसके अंदर प्लॉट किया. तो दो स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तानी, सॉरी, लेट मी स्टेप बैक बिकॉज सम ऑफ द people who are listening to this may not know what we're talking about. Basically what it says is कि इकोनॉमी में जितनी ज्यादा चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी ही आपकी एबिलिटी टू हैव सस्टेनेबल हाई इनकम. इस पे मैं थोड़ा सा अगर ऐड कर दूं कि ये बहुत पुरानी, जब मैं शिकागो में था तो मेरे उस्ताद ने और मेरे क्लासमेट ने एक ग्रोथ मॉडल को डिसरप्ट किया. हम अभी तक बैठे हुए हैं पुराने मॉडल में, वो जिसको मैं कहता हूँ हक हैग मॉडल, कि पीएसटीपी चलाओ और डॉलर मांगो और ग्रोथ होगी. वो पुराना मॉडल था. रॉबर्ट लुकस और पॉल रोमर ने ये कहा, भाई उसने यही कहा कि पुअर कंट्रीज डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट गैप, दे हैव एन आइडिया गैप. कि ऑब्जेक्ट्स तो मिल जाते हैं, खरीद सकते हैं सड़कें, बिजली, पर आइडियाज आपके कहाँ है.
तो उस पर बिल्ड करके जो हाउसमैन ने ये लिखा था, भाई आइडियाज जो है वो गुड्स में कैप्चर होते हैं। जो कंट्री गूगल बना रहा है वो बहुत आगे निकल रहा है, जो कंट्री इलेक्ट्रिक कार्स बना रहा है बहुत आगे निकल रहा है। अगर हम धागा बना रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा, तो धागे से आगे निकल रहे हैं जी। बिल्कुल सही। अच्छा, और आपने वो, एंड ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे उसके, रिवील कंपैरेटिव एडवांटेज और ये वो सब, लेकिन ये बुनियादी सी चीज है, आपने ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, और आप जो है वो तरक्की करते चले जाएंगे और आपकी इनकम लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। 2000 से 2019 पाकिस्तान वर्सेस वियतनाम। Vietnam sitting at an economic complexity index score of 100 in 2000 and Pakistan sitting at 93। 19 साल गुजरने के बाद वियतनाम जो है वो 100 से 56 पे आ गया। एंड द लोअर द स्कोर दैट मींस द हायर द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन योर इकोनॉमी। सो आप वो 100 से 56 पे चले गए। पाकिस्तान 2000 से 2019 में 93 से स्टार्ट होके 93 पे एंड हुआ। So therefore, the structure of your economy is not changing. The kind of products that you're producing is not changing. So what is happening is कि पाकिस्तान तो लगभग $300 बिलियन की इकोनॉमी है। दुनिया जो है वो लगभग $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना। वो समुंदर है, हम एक छोटा सा तालाब है। जब तक आप उस समुंदर और में, कंपनी अगर आप देखें, कंपनियां देखें, एप्पल और इनविडिया $3.5 ट्रिलियन की हो गई है। वो जो है इवन कंपनी, टाटा 360 बिलियन का हो गया। और अब तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात होने वाली है। वेरी सुन इलॉन मस्क हिमसेल्फ एज अ पर्सन, आप तो कंपनी की बात करें, इलॉन मस्क का नेटवर्थ इज गोइंग टू एक्सीड पाकिस्तान जीडीपी। सो आपने जो दुनिया में आज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मांगी जा रही हैं, एंड द मोर हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट यू कैन प्रोड्यूस द बेटर ऑफ यू आर। आप तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जो दुनिया को आज चाहिए। एंड आई टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट आपकी इजाजत से आगे, कि स्पेसिफिकली हमने इसमें जो चाइना का केस स्टडी किया था। अच्छा, तो अब आपने उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि इस 19 साल के पीरियड में वियतनाम की एक्सपोर्ट 17 गुना बढ़ गई, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ 3 गुना बढ़ी। एंड द कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन, सो आपने अपनी इकोनॉमी को, एंड अगेन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो 5 ईयर का जो मॉडल है स्टैटिक, और उसमें आप लिख देंगे इतनी फर्टिलाइजर प्रोड्यूस, भाई ये वो मॉडल था जब सब कुछ सेंट्रलाइज था। एवरीथिंग, द पावर वाज विद द स्टेट, प्रोडक्शन कंट्रोल वाज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, एंड स्टेट में भी द फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग। तो बिल्कुल बड़ा अच्छा था। आप पी ब्लॉक में सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, डॉक्टर नदीम हक का पुराना दफ्तर या असद उमर का पुराना दफ्तर, और वहां से बैठ के आप 5 साल का पूरा मैप बना लें। इन एन इकोनॉमी जहां पे half the things have already been devolved to the provinces, agriculture is provincial है, industry is provincial है, etc. And almost everything is in the hands of the private sector. Doing these statistical tables is a meaningless exercise. So what you have to concentrate on, what are the nudges, what are the incentives, what are the penalties that you're going to throw out there, on the basis of which the private sector takes its decisions and therefore is able to do. So that's basically what the idea was, कि that's how you achieve sustainable growth. अच्छा, चाइना का जो मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा था, हमने कहा यार जरा सा स्टडी करते हैं कि सबसे हमारा शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है, तो उस दोस्ती का इकोनॉमिक इंपैक्ट हम पे क्या हो रहा है। ये इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं कि उन्होंने आपको कर्जा कितना दे दिया, या वो $3 बिलियन का जो डिपॉजिट था वो रोल ओवर कर दिया, वो तो पूरी वो सपोर्ट करते हैं। बट ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो आपने बढ़ानी है, एंड ऑब्वियसली यू नो दिस डॉक, के हमारी जो ग्रोथ है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंस्ट्रेंट है। जैसे ही आपकी ग्रोथ बढ़ती है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट्स एज वी स्टेट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी बढ़ती नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू होता है, आपका पटाखा बोल जाता है, रिजर्व गिरते हैं, बैक टू IMF, राइट? सो गेटिंग योर एक्सपोर्ट्स अप इज क्रिटिकल। सो तरह देखें इस जो सबसे क्रिटिकल चीज है उसमें चाइना हमारी कैसी मदद कर रहा है। तो हमने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि चाइना की टोटल इंपोर्ट्स को देखते हैं। वो उस वक्त को $2.3 ट्रिलियन की उनकी इंपोर्ट्स थी। उस $2.3 ट्रिलियन में से मैंने कहा यार एनर्जी निकाल दो, बिकॉज वी आर एन एनर्जी डेफिसिट कंट्री, तो चाइना जितनी मर्जी एनर्जी इंपोर्ट करता हो, हम तो नहीं कंपीट कर सकते। दूसरा, इसमें से एक प्रॉक्सी यूज करते हैं कि जो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें, ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें, वो पाकिस्तान प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो दैट्स ऑफ नो यूज। तो OECD से जो चाइना इंपोर्ट्स कर रहा है वो निकाल दो। रिलेटिवली वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स चाइना ले रहा होगा वो कॉम्प्लेक्स होंगी बाय एंड लार्ज। तो $800 बिलियन फिर भी बच गए। उस $800 बिलियन के अंदर हमने कहा कि यार पाकिस्तान का GDP शेयर
नॉन ओईसीडी, नॉन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर कितना बनता है, और चाइना जो इंपोर्ट्स कर रहा है उसमें पाकिस्तान का शेयर कितना बनता है, अगेन नॉन एनर्जी प्रोडक्ट्स, नॉन ओईसीडी इंपोर्ट्स। तो पता चला कि पाकिस्तान से चाइना जो इंपोर्ट कर रहा है वो पाकिस्तान के जीडीपी शेयर जो बनता है उससे भी 3.5 गुना कम है। तो इज दैट बिकॉज चाइनीज बुरे लोग हैं? नो, बिकॉज देन वी सेड ओके लेट्स मैप कि चाइना की टॉप 100 इंपोर्ट्स क्या है और पाकिस्तान की टॉप 100 एक्सपोर्ट्स क्या है, and we found out that there was almost zero overlap between the two. जो चाइना को चाहिए वो आप प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो आपकी जितनी मर्जी दोस्ती हो जाए। सो वन ऑफ द आइडियाज वाज दैट वी विल वर्क एज अ पार्ट ऑफ द सीपेक फ्रेमवर्क, बिकॉज वो भी प्लानिंग कमीशन के अंडर आता है या प्लानिंग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो चाइना के साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए, कम से कम 10 साल का। व्हाट आर द थिंग्स जहां पे पोटेंशियली हम इंडाउमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन फीड इनटू द चाइनीज वैल्यू चेन्स, राइट। और उसके लिए जो उस वक्त के एसपीडी के हमारी जो न्यूक्लियर बॉयज टू पुट इट सिंपली, उनके हेड जो थे जनरल जकी मंच, उनके पास हमारी मीटिंग्स हुई, फिर उनकी टीम्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ नो हाउ विच इज सिटिंग देयर which is not being translated into commercial products. So those are the kinds of things that you have to do, and there are a couple of other areas jahan jis pe once you have commented, I'll talk about specifically जो मेरे ख्याल में ग्रोथ ड्राइवर्स के लिए essential है absolutely. जी, असल ये जो आपने बात की एस एम डब्ल्यू रॉबिन्सन की, बड़ी अच्छी बात की कि इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अब ग्रोथ के लिए इंस्टीट्यूशंस कौन सी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ये लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, पार्लियामेंट, ये वो वगैरह, बट दूसरी जो 2-3 इंस्टीट्यूशन जो मैं कोट कर रहा था, लूकस रोमर वगैरह को, जो निकलती है इंस्टीट्यूशन, जिसमें वो एलएससी का भी नहीं, एलएससी का तो हार्वर्ड चला गया, एवियन बंदा है, बड़े इंपॉर्टेंट, शम्पट था पुराना, वो मैं जान के लोगों की बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये, और आई होप आवर ऑडियंस इज स्टूडेंट्स एंड नॉट द यूजुअल पॉलिटिकल थिंग, कि जी जो बहुत जरूरी इंस्टीट्यूशंस है मुल्क में, एक मार्केट, और हमने जो तहकीक की है इस मुल्क में मार्केट तो है ही नहीं। देखिए ना, अगर डीसी प्राइसेस फिक्स कर रहा है हर जगह, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डीसी की, आलू मटर प्याज की डीसी रेट्स लगे हुए हैं, जमीन की हर चीज पे डीसी रेट लगा हुआ है, तो फिर मार्केट तो खत्म हो गई ना। इंटरनेट की प्राइसेस भी हुकूमत फिक्स कर रही है, बिजली की प्राइसेस हुकूमत फिक्स कर रही है, गैस की प्राइसेस हुकूमत फिक्स कर रही है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ ये कंट्री लास्ट ऑफ द सोवियत यूनियन रह गया कि यहाँ हम सब कुछ फिक्स कर रहे हैं। तो नंबर 1 तो मार्केट कहाँ है इस मुल्क में? हर मार्केट में हुकूमत घुसी हुई है। हमने हिसाब लगाया था 80% ऑफ द मार्केट्स में हुकूमत घुसी हुई है। तो फिर मार्केट तो नहीं चल सकती। गुरिल्ला कमरे में है तो आप और मैं क्या गेम खेलेंगे? गुरिल्ले नहीं गेम खेलेंगे। तो अब मसला ये है। नंबर 2 जो हमने देखा है, एक चीज बहुत जरूरी, कि रेगुलेटरी निजाम हमारा ऐसा कि मेरा आधा दिन लग जाता है सिर्फ रेगुलेटरी निजाम से डील करने के लिए, कि ये परमिशन लेनी है, ये परमिशन लेनी है। फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज, मैं बैंक खोलना चाहता हूँ, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। अब तो और भी मुश्किल हो गया, हुकूमत ने बेवकूफी की एडीआर, ठीक है, तो अब एडीआर से बैंक अकाउंट भी नहीं हमारे खुलते, तो बैंक टैक्स लगा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहिए, दूसरी साइड पे एडीआर लगा दिए, चले ये भी है। तीसरी साइड पे जो बहुत जरूरी, जो चीन ने किया है, जो सबने किया है, और जो अब नजर आ रहा है बहुत क्लियरली, कि मार्केट रिसर्च, ये जो इनोवेशन मशीन है, ये रिसर्च से चलती है। हम तो अपनी रिसर्च करते ही नहीं। हम तो रिसर्च को, हमने 200 यूनिवर्सिटी बना दी है या 250, और वो सारी ट्यूशन सेंटर्स हैं। हम हुकूमत कोई रिसर्च ना करवाना चाहती है, ना करती है। और दूसरी चीज पीसीएसआर की मैं अगले दिन देख रहा था, बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही। हजार जो इंस्टीट्यूशन खुली हैं सारी फारिग है। मैंने बड़ी दफा कहा कि भाई मुझे इवेल्युएट करने दो, इनको इवेल्युएट नहीं करने देते। अब मसला ये है कि जिस मुल्क में रिसर्च कोई नहीं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? बिजनेस में गया, R&D बिजनेस में कोई नहीं, R&D बिजनेस में जीरो तकरीबन है। छोटी मोटी देख लेते हैं, बट एक लग्जरी है, इट्स नॉट। तो मुझे सिंपल सी बात बताइए कि इन इंस्टीट्यूशंस के बगैर क्या हम सिर्फ पार्लियामेंट वगैरह बना के चल सकते हैं, या डू वी नीड टू मेक दिस इंस्टीट्यूट? देखिए, कम्प्लेक्सिटी तब आएगी व्हेन यू हैव R&D। और कम्प्लेक्सिटी देखें, एक और भी चीजें बड़ी मजा, स्टारबक्स कॉफी, ये अब तो खैर उसकी वैल्यू गिर गई है, बट क्योंकि हमने माशाल्लाह अच्छा काम किया है कि उनको बायकॉट किया है। बट एट इट्स पीक, जब वो इसराइल नहीं शुरू हुआ था, इट वाज $100 बिलियन, एंड दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, फाइंडिंग कॉफी, डेवलपिंग प्रोडक्ट। मैकडॉनल्ड के लिए तो हम R&D को तो रेजिस्ट करते हैं। इसके बाद मैं आऊंगा एक और चीज पर, जी बताइए।
ओके जी, आपने दो फंडामेंटल पॉइंट्स रेज किए, एक इंस्टीट्यूशंस अदर देन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विच आर क्रिटिकल, और उसमें मार्केट का आपने जिक्र किया। सो मैं अब 100% मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इसके ऊपर, और जो सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है उसकी तबाही की बुनियाद जो है वो है ये कि हमने वहां पे मार्केट इकोनॉमी बनने नहीं दी, और वो एनर्जी है हमारा। एनर्जी में दोनों साइड आप देख लें, गैस देख लें, बिजली देख लें, आपको टर्मिनल लगाना है, आपको सरकार से अप्रूवल लेना है, वो डिसाइड करेगा कौन टर्मिनल लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, कौन ट्रांसमिशन करेगा कौन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, किस प्राइस के ऊपर ये सारा काम किया जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी साइड पे आ जाएं, पावर प्लांट कौन लगाएगा, उसको प्राइस क्या मिलेगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय ए बंच ऑफ bureaucrats and politicians. The reason why they don't reform, Doc, is very obvious. Right? That's immense power, and with power flows cash. Okay, there's tons and tons of cash in the system, so they don't want to let go of that power. सो आप जो मर्जी कर दें, और जब भी एनर्जी सेक्टर की बात होती है ना, तो हमारे मेरे अच्छे भले जो प्राइवेट सेक्टर के दोस्त भी हैं ना, वो सारा शुरू होती है डिस्कशन प्राइवेटाइजेशन से और एंड होती है प्राइवेटाइजेशन। यार बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करें, मुझे कोई प्राइवेटाइजेशन का इशू नहीं है। प्राइवेटाइजेशन विल सॉल्व 1% ऑफ द प्रॉब्लम, 99% ऑफ द प्रॉब्लम इज द मार्केट स्ट्रक्चर। आप जिस वक्त तक दो तीन चीजें हैं कॉमन इन दोनों के अंदर, और दो तीन जो है वो स्पेसिफिक है। जब तक आप ये नहीं करेंगे कि स्टेट की इंटरवेंशन इन द सिलेक्शन ऑफ हु विल बी अ प्लेयर एंड हु विल पार्टिसिपेट ऑन at which prices, and do all of this backed by sovereign guarantees. Sovereign तो doesn't exist. The sovereign is the average Joe of this country, जो पाकिस्तान का एक आम शहरी है, जिससे कंसल्ट बाय दी हुई है पाकिस्तान के। अगर आप फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें कि अगर मुझे 100 रुपए प्लानिंग कमीशन में अगले साल खर्च करने ना, तो 100 रुपए के लिए भी मुझे पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। लेकिन मैं अगर जाके कंटिजेंट लायबिलिटीज क्रिएट कर दूं सॉवरेन गारंटीज के थ्रू खरबों रुपए की, तो मुझे कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। सो ये उस लिहाज से भी गलत है, बट मोर इंपॉर्टेंटली फ्रॉम एन इकोनॉमिक इंसेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मार्केट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, ना कोई इनोवेशन की जरूरत है। कौन जीतेगा? जीतेगा वो नहीं जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव है, जो सबसे बेहतरीन नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, जो सबसे जबरदस्त आइडियाज लेगा, जो रिस्क टेकिंग करेगा। जीतेगा वो जिसकी शाराए दस्तूर के ऊपर सबसे अच्छे कनेक्शंस हैं, सियासतदानों से भी और ब्यूरोक्रेट से भी। दोज विल बी योर विनर्स, राइट? एंड व्हेन आई से ब्यूरोक्रेट, दैट सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स बोथ, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। कभी एक की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, कभी दूसरे की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब तक हम ये नहीं करें, उसके अलावा कुछ देयर सम एसेंशियल्स दैट नीड टू बी डन। फॉर एग्जांपल सीटीबीसीएम का प्रोजेक्ट था, कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट, बड़ा लंबा चौड़ा है। बेसिकली कि बिजली की कीमत जो है, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अबाउट 10 years बैक, बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट टू देयर एनर्जी मार्केट। वहां पे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जैसे शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही होती हैं, एंड आई सडनली सॉ, मैंने कहा ये स्पाइक क्यों की हुई है? आई थिंक तस्मानिया को ग्रिड में था, उन्होंने कहा जी ग्रिड में प्रॉब्लम आया था, 2 घंटे के लिए वो सप्लाई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, द प्राइस शॉट अप एंड देन इट केम डाउन। सो आप बिल्कुल 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ओवरऑल, मैं एनर्जी की जरा तफसील में बात कर ली, बट ओवरऑल दैट इज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। Are you still there? Okay, sorry. I thought we lost you. So that is the heart of the problem. Secondly, institutions की जैसे आपने बात की, जो आपकी सरकार है, ये भी एक बिल्कुल मिसनोमर है कि एक अच्छी कैपिटलिस्ट मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर हुकूमत का कोई रोल नहीं होता। बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल होता है। वो कंट्रोल पैराडाइम वाला रोल नहीं होता जो 1960 में हुआ करता था। बट अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के रेगुलेटर्स नहीं है, अगर आपके पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो मॉडर्न इकोनॉमी को नहीं समझते, वो आज के माशरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, तो they will not be able to take the decisions, they will not be able to regulate the industries and sectors the way it needs to be done. And therefore these institutions also need to be strengthened. अच्छा, वो अब
सिविल सर्विस का निज़ाम, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, उसका डॉक्टर इशरत ने बहुत उसके ऊपर काम किया. इफ यू हैवंट हैड अ सेशन विद हिम, इट माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग. आस्क डॉक्टर इशरत टू कम इन एंड शेयर विद यू. बेचारे इतनी बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने बनाई. नॉट मच ऑफ इट गॉट इम्प्लीमेंटेड, बट यस, दोज आर द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट नीड टू बी डन व्हिच आर नॉट इवन टॉक्ड अबाउट. अच्छा, आपने पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट की थी, और वो ये थी कि अवाम भी इंटरेस्टेड नहीं है. सो आई यूज टू चाइड माई फ्रेंड्स, यार इतना बड़ा इकोनॉमिक इशू हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने एंकर दोस्त मेरे टीवी के ऊपर, मैं कि यार असद बात तो तुम सही कर रहे हो, लेकिन रेटिंग नहीं आती यार. जब इकोनॉमी डिस्कस करते हैं, रेटिंग आती है जिस वक्त लड़ाई झगड़ा हो सियासत के ऊपर. सो योर पॉइंट इज राइट. अच्छा, आपका एक ये पॉइंट था इसका. एक मैंने कहा था रेगुलेशन और रिसर्च. हाँ, रिसर्च. अच्छा, देखें उसके अंदर भी इट्स काइंड ऑफ लिंक टू द फर्स्ट पॉइंट. अगर आपकी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है तो मार्केट में सक्सीड कौन करेगा? जो कस्टमर की डिमांड बेस्ट मीट करता है. इट कुड बी थ्रू अ न्यू प्रोडक्ट, इट कुड बी थ्रू अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it could be somebody who is the most highest risk taker, etc etc etc. So therefore इस वक्त इंसेंटिव नहीं है. देखिए, बिजनेसमैन भी रैशनल है. सारे लोग ये कोई बुरे लोग नहीं है, ना ये इडियट्स हैं. They're intelligent people like you and many others, and they're responding to the incentive structure in the market. The incentive structure in the market right now is कि इन सब चीजों पे काम करने के बजाय you concentrate on developing contacts with those who take decisions in the country. And those, that one decision, I mean, you'd see the amount of money that is being made in the real estate sector of Pakistan. And where do those decisions come from? Those decisions don't come from incentives of the market. They all come from political contacts, bureaucratic contacts, and so on and so forth. So whatever is succeeding, people will move there. And that's what's happening in the economy right now. चलिए, this brings me into another very interesting point कि हमारी पॉलिसी कैसे बनती है. आई थिंक इस पे हम गौर नहीं करते. मैंने जो देखा जब मैं हुकूमत में था, हमारी पॉलिसी बनती थी बादशाह सलामत. एक तो हमारी ये भी डेमोक्रेसी में आना चाहिए, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो तो बादशाह हैं. अब मुझे समझ नहीं आती व्हाई डज द एनर्जी और द रेलवे मिनिस्टर इंटरफेयर इन द सेक्टर. अमेरिका में तो कोई मिनिस्टर अपने वो जो एनर्जी मिनिस्टर अगर है तो वो जाता नहीं कोई कॉमनवेल्थ एडिशन देखने, या वो तो ना काम बैठ के पॉलिसी बनाता है. यहाँ एवरीबडी वांट्स टू रन द सेक्टर. चले खैर वो हो गया. पर जब मैं पॉलिसी को देखता हूँ तो पॉलिसी कैसे बनती है. बड़े दरबार लग जाते हैं कैबिनेट टाइप, जहाँ 100-200 बंदा बैठा होता है और कोई बहस नहीं होती. कोई पेपर वर्क भी देर से आता है. बल्कि मैंने तो देखा है, मेरे जमाने में तो अक्सर पेपर ही आता था. टेबल पर बैठे हो कई दफा प्रपोजल आते थे. एंड जो प्रपोजल मोस्टली आते थे वो आते थे इससे, अपना क्या कहते हैं, नहीं यार, वो आते थे उससे व्हाट यू कॉल इट, कंसल्टेंट से. तो हमारी जो इतनी डिपेंडेंस कंसल्टेंट पे है जी, इसके बारे में आपका ख्याल है? डू वी गेट गुड एडवाइस? कंसल्टेंट्स हैव नो स्किन इन द गेम, येट वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द कंसल्टेंट. व्हाट डू यू थिंक? And it's because of what we just talked about earlier, ना, क्योंकि आपकी अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी आप इरोड करते गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कोई भी आपको अगर काम करवाना हो तो फिर आप बाहर जाएंगे, फिर आप कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे और आप उनसे एडवाइस लेंगे. और अगर गोरा कंसल्टेंट हो तो वो उससे भी अच्छी बात है कि फिर तो यू कैन शट डाउन ऑल आर्ग्यूमेंट्स बाय सिंपली सेइंग कि यार गोरा है, उसने बताया है तो गोरा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा. सो यू राइट अबाउट दैट. देखें फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, बट इशू ऑफ हाउ इज पॉलिसी मेड, इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है इस वक्त हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो रहा है, वो ये है कि हमारे पास इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी इंटीग्रेशन नहीं है. ये रोल असूलन शुड हैव बीन प्लेड ट्रेडिशनली बाय द प्लानिंग कमीशन, बट वो उसकी अथॉरिटी इरोड होती गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो इट डजंट प्ले दैट रोल. सो ईसीसी इज द अदर फोरम जहां पर होना चाहिए. लेकिन ईसीसी के अंदर सीधे ही आप बैठे में डिसीजन मेकर, बैठे में मिनिस्टर्स. You've already described कि मिनिस्टर का बैकग्राउंड क्या है, etc etc, and he's got 50 other things on his plate also. So there is no serious debate on most issues. On some issues there is, but on most issues there is no serious debate. मिनिस्ट्री लेके आई है, अगर किसी को सीरियस एतराज नहीं है तो वह पास हो जाएगा. So
दो डिफरेंट चीजें अगर हम ये करें तो उससे आपका जो प्रॉब्लम जिसको आप राइटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके अंदर बेहतरी हो सकती है. वन इज द क्वालिटी ऑफ पीपल विद इन आवर सिस्टम, एंड द सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर which allows policy integration to take place, which allows intra ministerial debate to take place for a reach out. आपने प्लानिंग कमीशन में बहुत सारे काम किए थे, but the work that stood out to me, because I was not in government at that time, what stood out to me was you're reaching out to business, industry, academia for the planning strategy that you had put together. Because in the end तो उन लोगों ने implement करनी है ना. So but that was an individual effort. That was not institutional. So we need to create better institutional structures जहां पर a wider policy debate and therefore a wider policy input can come in before it reaches those high levels of the big guys taking final decisions. पर देखिए, जो मैं देखता हूँ, अब देखें एक और चीज है, हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है बहुत ऑब्सोलीट हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम फीते वाली फाइलें यूज कर रहे हैं. अब देखें एआई आ गई है, हम अभी तक बैठे वही काम कर रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं कि जी आप लेके आओ एफिडेविट लेके आओ, फिर आईडी कार्ड की कॉपी लेके आओ, फिर ये लेके आओ, फिर वो लेके आओ. फाइलें इतनी बड़ी बड़ी कागज की भर जाती है जो जरूरत ही नहीं होती. तो एक तो वो मसला है. दूसरा ये मसला है कि प्लानिंग कमीशन विच इज सपोज टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन गवर्नमेंट. प्लानिंग कमीशन को मैंने रजा रबानी साहब को कहा था जब अमेंडमेंट आई थी 18th कि जी प्लानिंग कमीशन को बनाए कोऑर्डिनेशन, जो सीसीआई का हेड जो प्लानिंग कमीशन बनाए, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन प्लानिंग कमीशन बनाए. प्लानिंग कमीशन वाज सपोज्ड टू बी द कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री. और रूल्स ऑफ बिजनेस पे आपने ठीक कहा, और जो उसका स्ट्रक्चर भी है, उसका स्ट्रक्चर वो है कि क्या कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ mirrors all the ministries, and it has the auditorium in it. Why? Because they envisioned a kind of coordinating mechanism. CDWP was a coordinating mechanism. अब मेरा ख्याल है CDWP तो मर चुका है, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स पॉलिटिकल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव आता है. तो ये प्लानिंग के निजाम को, क्या हमें प्लानिंग कमीशन, ये मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, क्या हमें प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर देना चाहिए या इसको चेंज करना चाहिए, और कैसे चेंज करना चाहिए अगर करना है तो? नहीं तो अबॉलिश कर दें. नहीं, इसको जरूर अबॉलिश कर दें अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर मौजूद है. जैसे मैंने कहा ना कि ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर हमने बनाया नहीं, इसको हमने डिसमेंटल कर दिया है. और उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि आप क्रोनिक आईएमएफ के क्लाइंट हैं. तो जैसे ही आप आईएमएफ प्रोग्राम में जाते हैं, विच इज मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल पावर is concentrated in Q block. Finance ministry becomes, because and it makes sense. You are in survival mode. There has to be one ministry which is ensuring के as a single interface with the IMF कि जो उनसे एग्री किया हुआ है वो आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं. So as a result, it has drained the resources and power away from the ministries of industry and production, commerce, planning, etc., etc. तो जो, और लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री इज नॉट स्ट्रक्चर्ड फॉर दिस ना. उसका ये रूल ऑफ बिजनेस के अंदर ये रोल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो मे बी यू एंड आई आर बायस्ड बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव वर्कड इन द प्लानिंग मिनिस्ट्री, बट दैट्स व्हाट द हिस्ट्री वाज, दैट्स व्हाट द स्ट्रक्चर इज. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई और मिनिस्ट्री नहीं है जहां के अंदर एक मेंबर सोशल पॉलिसी भी बैठा हुआ है, वहां पे मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मेंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट रिफ्लेक्ट्स काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी व्हिच हैज गॉट स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आल्सो. बट none of this is of any use as long as the sole purpose of your economic policy is to first get into an IMF program and then somehow be able to survive in that IMF program while, this is important, while implementing as little of that program as possible. That's the criteria of success. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर ये मुझे बताइए, आई हैव डन मेनी प्रोग्राम्स इन माय लाइफ बिकॉज़ फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज़ आई यूज्ड टू बी इन द IMF, और यहाँ की साइड से भी किया है. I have never found a government so unprepared to negotiate a program. We wing it, और वो सेक्रेटरीज पे छोड़ देते हैं, सेक्रेटरीज नीचे छोड़ देते हैं. फाइनेंस मिनिस्टर में एक साहब होते थे बलोच, जो सब करते थे काम. तो पॉइंट ये है कि हम कितनी तैयारी करके आते हैं, और जब तैयारी से कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको भी पता है, प्लानिंग में मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे मसूद अहमद, फॉर एग्जांपल, वो जब मिडल ईस्ट डायरेक्टर, तो उससे रेगुलरली बात होती थी. वो मुझे कहता था, यार बात सुनो, तुम IMF में रहे हो, तुम्हें पता है, तुम मुझे एक पर्ची पर लिख के दे दो, मैं कर दूंगा जो काम तुम कहते हो. अब आई कुडंट गेट द मिनिस्टर्स टुगेदर कि वो बैठ के मान जाए क्या करना है. जैसे सिंपल सी बात है, मार्केट बनानी, चलो जी मार्केट बना ले.
ठीक है, वो कोई मानता नहीं है। जैसे कि पीएसटीपी, यार चलो पीएसटीपी बंद कर दो या रूल्स चेंज कर दो, कोई नहीं मानता। या आप कहें एनर्जी, यार एनर्जी की मार्केट, जो आपने कहा एनर्जी की मार्केट बना दो यार, क्या कितना सही। नहीं देते अनफॉर्चुनेट। तो ये जो चीजें हैं हम ना तैयारी करते हैं। अच्छा, ईसीसी की आपने बात की, ईसीसी का तो वो अरशद जमान है, अभी पहले चीफ इकोनॉमिस्ट, तो बड़ा अच्छा नाम रखा हुआ है कि एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस कमेटी। वो तो सिर्फ ट्रांजैक्शंस कमेटी है, एग्जेम्पशंस आ जाती है कैसे, मुझे तो कभी ईसीसी की समझ नहीं है। 3 साल में उसमें बैठा हुआ रोता था यार कि यार ये हो क्या रहा है। आई मीन इज दिस गवर्नमेंट वी आर डिस्कसिंग ट्रांजैक्शंस? आजकल के जमाने में कैबिनेट में जाओ, वहां भी ट्रांजैक्शन डिस्कस हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये ट्रांजैक्शंस पे हम फंसे हुए हैं, where does conceptual thinking take place in government? But this goes back to the early discussion we were having, Hmm. right? Hmm. So पहले तो you're starting from the pinnacle of the problem, which is के जो गवर्नमेंट itself है उसको नहीं पता को 6 महीने बाद वो होगी। वो आप अगर जाके डॉक्टर नदीमुल हक उनको बड़ी जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन करेंगे और उनको बताएंगे कि अगर हम ये कर दें तो पाकिस्तान कैन गेट ऑन टू ए पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आज से 30 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक मिडिल इनकम कंट्री होगी, नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ बीइंग रिच कंट्री। वो पूछेगा भाई मुझे ये बताओ तुम 6 महीने बाद मेरी बिजली की कीमत कम कर सकते हो या नहीं कर सकते? मेरी 5 लाख नौकरियां क्रिएट कर दोगे अगले 3 महीने ही में? नहीं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एंड बिकॉज दैट्स द माइंडसेट एंड दैट्स द bubble in which they're operating, or that's the environment in which they're operating, उसी से नीचे डिमांड्स आती हैं सिस्टम के अंदर। सो जब आप इस तरीके के मोड के अंदर होंगे तो फिर ट्रांजैक्शनल ही होंगे, एंड ट्रांजैक्शन भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट्स आपको महीनों के अंदर नजर आए। 4 साल 5 साल वेट करने का किसी के पास टाइम नहीं है। एंड देयरफॉर द टाइप ऑफ पीपल हु विल गेट प्रमोटेड, फिर आपके पास रिफ्लेक्टिव थिंकर नहीं प्रमोट होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। द पर्सन विल बी सक्सेसफुल इवन अमंग्स द सिविल सर्वेंट, जो बाय द वे बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, द ब्राइट गाइज, but the success will be of those who have the ability to take on the go decisions, provide a quick fix, and meet the requirements of the boss and move on. जो conceptual thinking वाला है उसको तो लोग कहेंगे यार ये ऐसी टाइम बर्बाद करता है, इसको क्यों लेके आते हो मीटिंग में। बट देखिए, ये बिल्कुल मैं आपकी बात मान गया, पर एक और भी चीज है। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, वो आप सब बातें ठीक कह रहे हैं, बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, जैसे कि टैक्स लगा दिया, वो डीम्ड इनकम पे लगा दिया, वो फलाने पे लगा दिया, वो फलाने पे लगा दिया। मैं तो इसको एक दफा आर्टिकल भी लिखा था, मैं तो इसको कहता हूँ, आपको याद है रॉबिनहुड की स्टोरी? हमारी हुकूमत शेरिफ ऑफ नॉटिंघम बन रही है, वी नीड अ रॉबिनहुड जो आके इनसे लूटे, क्योंकि तो हर जगह टैक्स लगाई जा रहे हैं बदोबदी। दूसरी चीज है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल भी हमारी साइड पे कोई नहीं है। अब देखे ना, हमने ये कंटेनर्स पे 3 अरब रुपया, कल पार्लियामेंट आया था टीवी पे खबर, 3 अरब रुपया कंटेनर पे लगा दिया। अब मैं पार्लियामेंटेरियन से जाके पूछता हूँ, एक दफा मुझे सेनेट कमेटी बुलाया, मुझे से नाराज भी हो गए। मैंने कहा आप बताइए, आप पार्लियामेंट में बैठे, प्लीज टेल मी, हैव यू लुक्ड एट द बजट, डू यू हैव एनी कंट्रोल ऑन द बजट? ये जो 3 बिलियन लगा है, ये कहाँ से आया है? ये जो फलाना आपने 2 बिलियन की सरकारी गाड़ियां खरीदी है पंजाब में, ये बजट में लिखा हुआ था? अगर बजट में लिखा हुआ था तो ये तो लॉ तोड़ रहे हैं, फिर आप लॉ तोड़ने की बात करें। तो मेरा ख्याल एक और चीज है कि बजट हम देखते नहीं, और दूसरी चीज ये बहुत जरूरी है, एक्सपेंडिचर को ना वॉच करते हैं और टैक्सेशन इधर उधर जाती है। और आपको पता है एक और चीज, इस्लामाबाद में देयर आर 122 रेगुलेटरी बॉडीज, व्हाट आर दे डूइंग मुझे नहीं पता। इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद अलोन, देयर आर 140 ट्रेनिंग एकेडमीज। तो हम जो ब्यूरोक्रेट्स ने निजाम बना लिया है, वो कहते हैं जब मैं रिटायर होगा रेगुलेटरी बॉडी बना लो, मुझे 5 साल और मिल जाएंगे, मैं घर भी मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा चलो मैं रिटायर होगा, चलो मैं एक बना लो प्रोजेक्ट इसका, ट्रेनिंग बॉडी का, फिर एक रिसर्च का प्रोजेक्ट, हजार रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो भाई इनको कोई ऑडिट कर रहा है? इशरत साहब ने भी कहा था, आप ठीक कह रहे हैं कि 500 बंद कर दो इदारे। मैं कहता कोई इदारा बंद किया हमने? आज तक नहीं बंद किया। आपका ख्याल है, आप अगर नेक्स्ट टाइम हुकूमत में कोई इदारा बंद करना चाहेंगे? तो अच्छा ये बड़ी दुख भरी दास्तान है, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड अस टू वर्क ऑन फॉर व्हाटएवर रीजन, उस पे बिल्कुल भी हम प्रोसीड नहीं कर सके। लेकिन डॉक देखें, ये जो आप सारे दीज आर ऑल सिस्टम्स ऑफ फंडामेंटली द सेम डिजीज ना, जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। जब डिसीजन मेकर्स ही बदलते रहेंगे, जब ओरिएंटेशन इतनी शॉर्ट टर्म होगी, अगर आप अगले 10 साल के लिए कोई फैसला कर रहे हैं तो there will be a lot of stability in how you proceed, because over the long run you don't have significant gyrations, right?
लेकिन अगर आपका डिसीजन 3 महीने के लिए है तो अगले 3 महीने के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम उससे अगले 3 महीने के लिए क्या है. सो यू विल सी अ लॉट मोर gyrations in policy also. So all of these are kind of stemming from the same disease that we are identifying, and these are just the different symptoms of that disease that show up in so many different ways. Let me take you in a different direction. अच्छा, As वैसे मुझे now, एक पॉलिसी एरिया की स्पेसिफिकली बात करनी है आज. वो यू बताएं विल हैव टू लेट मी नो कि बताएं when you बताएं want to do it. करे करे Because growth drivers की बात कर बताएं. देखें, that is because that's very close to my heart. Trade is one of the big growth drivers for any economy, and regional trade plays a critical role in that. आपकी यूएसएमसी, अब तो उसका नाम बन गया नेफ्टा का, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, दैट्स अबाउट 5% or so of the regional GDP. That's because US GDP is so big, it kind of dwarfs everything else. EU is close to 20%. ASEAN is close to 10%. South Asia, SAARC, is less than 1%. अच्छा, पाकिस्तान इतनी खूबसूरत सिचुएशन में फिजिकली, and these are the kind of decisions that you'll see कि आप अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री इकोनॉमी को डिसीजन कर रही है, इट विल नॉट इवन डिस्कस दिस इशू ना, बिकॉज उसका कंट्रोल ही इसके ऊपर कुछ नहीं है. यू आर राइट नेक्स्ट टू द country with the largest number of people on earth. It's now bigger than China, the number of people there in India, and it's a fast growing economy. It's a big economy, getting bigger by the day. सोशो कल्चरल आपके फैक्टर्स कॉमन, लैंग्वेज कॉमन, खाने कॉमन, देयर सो मच अपॉर्चुनिटी. व्हाट अ बोनेंजा, इकोनॉमिक बोनेंजा सिटिंग विद यू. दूसरा जो उसके अलावा है, उस बिग इकोनॉमी की एक्सेस टू द रेस्ट ऑफ द रीजन all runs through you. They want to go to Central Asia, they have to go through you. They want to go to Iran, Turkey, through that to Europe, it runs through you. जब तक हम ये बड़े डिसीजंस अपनी स्ट्रक्चर के लिए नहीं लेंगे, and it gets reflected in the smallest to the biggest things. So the foreign policy trumps everything, एंड उसकी जो इकोनॉमिक, मैं तो कहता था यार किसी से खुदा का वास्ता सिर्फ कैलकुलेट करके सिर्फ कॉस्ट ही बता दो अवाम को कि यार ये जो हमने पोजीशन ली हुई है ऑफ रीजनल ट्रेड, इसकी एनुअल कॉस्ट हमें ये आ रही है, शुड वी पे दैट कॉस्ट? वो जो 18 साल का बच्चा और उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लूज हो रही हैं, आर वी विलिंग टू दे दैट? वो भी नहीं कोई रिसर्च करके दे रहा ना. इसी तरीके से एक छोटी सी चीज आजकल आप देख लें, जो देखने में छोटी सी चीज है जिसने पोटेंशियल तबाही का है, पोटेंशियल इंटरनेट के और वीपीएन का जो कंट्रोल का जो इशू खड़ा हो गया. अब वो अच्छी भली उसके ऊपर ग्रोथ आ रही है, 35% आईटी एक्सपोर्ट, आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज की एक्सपोर्ट ग्रोथ है हमारी इस साल की, एंड इट इज द फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड. व्हाट वी आर डूइंग, एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील करने के लिए वी आर पुटिंग एट स्टेक द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. So, and what it does, it all it goes to क्या आपका डिसीजन जो है, ओरिजिनल ऑफ द डिसीजन जो है, विल इट बी, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी एवरीथिंग मस्ट बी टेस्टेड अगेंस्ट व्हाट इज गुड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री and the economic well-being of the people of the country or not. That's the heart of the whole problem, and वहां से ये सारे जो हैं significant issues जो हैं वो emanate हो रहे हैं. बिल्कुल सही कहा जी आपने, पर हमने इस पे काम किया हुआ है, काफी लोगों ने काम किया हुआ है, ट्रेड विद इंडिया पे काफी काम किया हुआ है, काफी इसके लॉसेस बताए हुए हैं. तो काफी हॉट टॉपिक था इन द लास्ट आई थिंक 10 years ago. फिर लोगों का इंटरेस्ट मार गया क्योंकि करता ही नहीं काम. फिर एनर्जी पे भी हमने किया हुआ है, हमने हिसाब लगाया, फॉर एग्जाम्पल जैसे रेगुलेशन पे आपको हिसाब बता दिया. हमने हिसाब ये भी लगाया है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल जो बात नहीं लोग करते, जो मैं अक्सर बात करता हूँ, जो सरकारी जमीनें संभाल के बैठे हो बाबू अपने घरों के लिए, उसका क्या कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद ने हिसाब लगाया था $55 billion की इन्वेस्टमेंट आ सकती है. अगेन इन्वेस्टमेंट आती है जब आप रूल्स ठीक बनाए. अगर आप रूल्स प्लॉटिंग के बनाएंगे तो प्लॉटिंग ही होगी, अगर आप रूल्स बनाएंगे अच्छी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन होगी. इसी तरह हमने बाकी शहरों में देखा है कितनी जमीन है जो आप उससे अपना डेट पूरा रिटायर कर सकते हो और इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस जमीन पे आप दुबई बना सकते हैं बहुत सारे, इफ यू डू प्ले द गेम राइट. अब वो ऑब्वियसली किसी में बैंडविड्थ इतनी नहीं है कि कोई सुने. बट इसके साथ मैं एक और चीज पे आना चाहता हूँ. बड़े क्लियरली आपने बड़ी अच्छी बात की, ट्रेड विद इंडिया, आई एग्री विद यू टोटली. बट एक और भी तो चीज है कि एक तो पॉलिसी अनसर्टनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, सब चीजें.
बट कमेंट, गो बैक टू योर पास्ट एंड ग्रो। जो मुझे एक बहुत तकलीफ होती है, जिसमें आजकल बहुत बात कर रहा हूं, ये इनको हम कहते हैं सनसेट इंडस्ट्रीज, सेट लेड, अनलिस्टेड और नॉन प्रोफेशनल कंपनीज। ठीक है, हमारी बिजनेस जितनी है सारी सेट पर बैठे हुए। एनग्रो शायद एक थोड़ी सी प्रोफेशनल थी, वो भी शायद कम हो गई है। क्यों नहीं हमारे पास टाटा जैसी कंपनी, क्यों नहीं हमारे पास ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया में हैं, जहां प्रोफेशनल्स रन करते हैं। कतर एयरवेज को देख लें, एमिरेट्स को देख लें, ये कर रहे हैं काम। एंड इवन ले लें दूसरे जो इनके हैं एसेट्स, बहुत अच्छे हमारे पास एसेट्स हैं, उनको हम यूज नहीं करते बिकॉज प्लानिंग कमीशन को समझ ही नहीं आती एसेट्स का। ये भी एक चीज है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री, हाउ डू वी इवन टॉक अबाउट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि हमारी बिजनेस बहुत छोटी है। वो इन्वेस्ट क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो नाउ प्राइवेट, पब्लिक को छोड़ के, इज 8% ऑफ जीडीपी। और जो गवर्नमेंट का 4% है वो तो वेस्ट, क्योंकि वो तो अजीब अजीब चीजें बना रहे हैं, फ्लाईओवर वगैरह, जो जरूरत ही नहीं। ठीक है। और इसके साथ एक और चीज है कि हमारी कंपनी जब छोटी है तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज तो ना होने के बराबर है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 6% ऑफ जीडीपी है या 7%। इंडिया का तो 110% है, यूएस का 200% है। तो ना हमारा स्टॉक एक्सचेंज ग्रो करता है, क्योंकि वो भी रेगुलेटेड हैवीली है, और ना हमारी बिजनेस ग्रो करती है। मैं सेलकोट गया, 100-200 मिलियन की कंपनी, गुजरात गया, 100-200 में हमने पूरा सर्वे किया इंजीनियरिंग सेक्टर का, 100-200 मिलियन डॉलर की कंपनी है। अब ये मॉडर्न कंपनी है तो नहीं है। $100 मिलियन तो हर इन्वेस्टमेंट बैंकर अब जेब में लिए बैठा है ट्रेडिंग। तो ये बताइए ये क्या चक्कर है? कैन यू जस्ट पुट ऑन योर बिजनेस हैट एंड टेल अस कि ये क्या? हाँ, इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। एक तो उसका जो पॉलिसी मेकर एंड रेगुलेटर उसका कंट्रीब्यूटर है इस फिनोमेना का, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, दोनों साइड के ऊपर प्रॉब्लम है। वो तो हमारा हैंगओवर है अभी तक कि अगर कोई कंपनी पैसा बना रही है, अगर कोई बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब जरूर वो चोरी कर रहा हो। सो वो अभी तक वो रॉबर बैरन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने बनाया हुआ है। एंड जिस तरीके से हमने पॉलिसी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि जो शायद दस्तूर पे जिसके कॉन्टैक्ट बेहतर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो एक काइंड ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी है। ये इस टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगर आप आजाद छोड़ देना इसको भी तब इसके साथ जो भी तबाही करने की कोशिश करें वो ना करें, आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव यहां से आएगा, बिकॉज इट फीड्स इनटू द ग्लोबल मार्केट। वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का एंटरप्रेन्योर वहां पे डेवलप हो रहा है। अभी सब छोटे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, और वो बहुत तेजी से बड़े हो सकते हैं अगर बीच में हमने उनको रोका ना। एक तो पॉलिसी मेकर का पर्सपेक्टिव है, दूसरा बिजनेसमैन का। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ। मैं इस्लामाबाद की फ्लाइट थी, मैं एक बिजनेसमैन जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इन माय ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटेंड ऑफ आवर बिजनेस लीडर्स, और बड़ी ग्लोबल एक्सपोजर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो मुझे बताता रहा यार, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, वो बताता रहा कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है। तो मैं सुनता रहा। मैंने उसके बाद पूछा, मैंने कहा ये बताओ, अगर बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त जगह है टेक्सटाइल करने की, तो आप क्यों नहीं बांग्लादेश में जाके शुरू कर लेते? इससे यार असद सोचा तो मैंने बहुत था, पर उधर किसी फैमिली वाले को बिठाना पड़ेगा 5 साल। कौन फैमिली वाला जाएगा 5 साल? एंड आई लुक्ड एट हिम, ओह माय गॉड, दिस मैन कांट थिंक, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटेंड, ही कांट थिंक बियॉन्ड फैमिली। वो दोनों एंड के ऊपर हमारे प्रॉब्लम है। हमने अपना साइज लिमिट कर दिया है कंपनीज का, क्योंकि जब आप सिर्फ फैमिली से कंट्रोल करना चाहें, देयर इज ओनली सो मच ग्रोथ दैट यू कैन हैव। उसके बाद कैसे करेंगे? एंग्रो में हमने ये थोड़ा सा करके दिखाया, और आई थिंक बड़ा उसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। तो 5-6 तो हमने कंपनियां जाके लिस्ट कर दी अपनी। एक होल्डिंग कंपनी बनाई, जो होल्डिंग कंपनीज खत्म हो गई थी वो 1970s के नेशनलाइजेशन के बाद। होल्डिंग कंपनी क्रिएट की, डीमर्जर किया फर्टिलाइजर का, फिर सेपरेटली लिस्ट कराई 5-6 कंपनी। बट इंटरेस्टिंगली डॉक, सिर्फ हमने इक्विटी लिस्टिंग्स नहीं कराई। हमने कहा यार, दुनिया में ये जो आप नंबर्स कोट कर रहे हैं, ये तो इक्विटी मार्केट के नंबर्स हैं। अगर आप डेट मार्केट को देखोगे, दे आर मच बिगर देन इवन दिस, एंड पाकिस्तान में देयर इज वर्चुअली जीरो डेट व्हिच इज कैपिटल मार्केट्स बेस्ड। तो हमने लिस्टेड टीएफसी की, एंड वी पेड अ स्लाइट प्रीमियम फॉर इट, एंड आई सेड दिस इज फाइन। बिकॉज हो क्या रहा है, हम इस वक्त एक इंटरमीडिएशन कॉस्ट पे करें, हम एज इन द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री या बिजनेस जो है, बैंक जो है वो डिपॉजिटर से पैसा लेता है, उस पर अपना प्रॉफिट मार्कअप लगाता है, और वो बिजनेस को लेंड कर देता है। सो इफ द बिजनेस को डो डायरेक्टली टू द गाय, वो देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हियर। डिपॉजिटर को आप ज्यादा पैसा दे सकते हैं कंपेयर टू व्हाट द बैंक इज पेइंग, एंड दैट स्टिल बी अ लॉट लेस देन व्हाट यू आर पेइंग टू द बैंक। तो ऑब्वियस बिजनेस केस है यार। मैं समझ रहा था कि इसके बाद कोई, बट यू हैव टू थिंक अहेड ना, यू हैव टू थिंक 10 साल 20 साल। यू से अच्छा ठीक है, मैं 5 साल प्रीमियम पे करूंगा, मैं ½ % इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा कंपेयर टू व्हाट आई कैन बोरो फ्रॉम द बैंक। बट जैसे जैसे ये मार्केट डेवलप होती जाएगी, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, आई विल बी एबल टू टेक दिस मनी
एट अ लोअर प्राइस, वो भी मार्केट आगे डेवलप नहीं हुए. सो स्लाइड दुख भरी दास्तान, बट या द पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर, partly because of the limits imposed on it by the state and partly because of their own thinking, have just not evolved. नहीं, बट ये बताइए कि ये जो है फॉर एग्जांपल हमारी प्रोफेशनल क्लास, ये भी इवॉल्व नहीं हो रही, बिकॉज जो सेठ है, सेठ डजंट वांट द प्रोफेशनल टू गिव बी, जो हमने सीखा था क्लास में, बहुत पुराना फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट था कि पार्ट ओनर बना दो. अब जितने भी ये हैं आपके माशाल्लाह कॉर्पोरेट हेड्स दुनिया में, वो तो पार्ट ओनर्स बन गए, क्योंकि उनको बोनस इतने मिलते हैं, उनको स्टॉक ऑप्शन इतने मिलते हैं. हमारे यहाँ मेरा ख्याल ये होता नहीं है. दूसरी चीज ये कि वी ट्रीट द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एज अ सर्वेंट, क्योंकि सेठ के बाप बेटे ने ऊपर आके बैठना है. तीसरी चीज जो है कि इवन द स्टॉक मार्केट डज नॉट अलाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं. चौथी चीज जो है कि ये लोग इंटरेस्ट, इसलिए मैं तो कहता हूँ, ओके कमेंट ऑन दिस, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट 30% होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं हमें चीप इंटरेस्ट चाहिए. भाई चीप इंटरेस्ट क्यों चाहिए? इक्विटी क्यों नहीं मार्केट में डालते? इक्विटी 60-70% हाथ में रख के बैठे हुए. दे डोंट वांट टू गिव इक्विटी टू देयर मैनेजर्स, दे डोंट वांट टू रिलीज इक्विटी इनटू द मार्केट. ये जो ग्रोथ कहते हैं हमें सिर्फ डेट से आएगा. तो ये आई थिंक थोड़ा सा ये भी करेक्ट होना चाहिए. डेट इक्विटी रेशियो हमारे ठीक नहीं होने चाहिए. सही कह रहे हैं आप. एंड बाय द वे, द फर्स्ट एवर SECP अप्रूव्ड स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्रोग्राम भी हमने एंग्रो के लिए अप्रूव कराया, और वो हमारी कंपनी, जो नई कंपनीज आई, एंड लॉट ऑफ द यंगस्टर्स मेड टन्स ऑफ मनी, स्पेशली एंग्रो फूड्स वाले रियली रियली डिड वेल इन दैट, बिकॉज $70 मिलियन इन्वेस्टमेंट से $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी थी. मार्केट कैप था उसका विद इन अ फ्यू ईयर्स. So the team which did that made a lot of money. So बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि, बट अगेन हमने क्या कहा कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि मैंने फैमिली के अंदर मैंने कंट्रोल रखना है. जब मैं कंट्रोल पैराडाइम से चलूंगा तो मैं तो आई डाई, आई गिव अप ग्रोथ. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रोथ का. 51% मैंने अपने हाथ में रखना है, कम से कम 51% रखना है. आइडियली मैंने इससे भी ज्यादा अपने हाथ के अंदर रखना है. सो दैट माइंड सेट इज acting as a limit to growth. But जैसे मैंने कहा ना, it's also a function, doc, a little bit of the kind of business that you do, right? जो ट्रेडिशनल पुराने बिजनेसेस हैं उसके अंदर इसी टाइप की लीडरशिप आई. जो एंटरप्रेन्योर्स तो है ना, वो उन्होंने बिजनेस अपने स्टार्ट किए, बट वो उस माइंडसेट के लोग सक्सेसफुल हुए. टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर इनमें से एक सक्सेसफुल नहीं है, नॉट वन ऑफ देम. सारे यंगस्टर्स और न्यू कमर्स आ रहे हैं उसके अंदर. It requires a completely different kind of thinking, a different kind of man, a different kind of woman. So that's, मैं बहुत बड़ा इस वक्त जो हूँ ना बिलीवर हूँ टेक्नोलॉजी कंपनी. आजकल जो है मैं काम भी सिर्फ जो कर रहा हूँ वो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टेक्नोलॉजी सेक्टर व्हिच इज द स्किल्स गैप. मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ. वेरी सून विल बी फ्लोटिंग ए सेक्शन 42 कंपनी, ब्रॉट इन अबाउट a dozen technology companies together to take kind of ownership for this problem of solving this problem of skills gap. So I'm very very hopeful that अगर हमने इस nascent industry को तबाह नहीं किया, its impact will go beyond the industry itself. एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलप होगा. जिस तरीके से एलॉन मस्क जो है वो स्टार्ट तो किसी एक इंडस्ट्री से किया, बट with that mindset, and once he had the strength, he's able to take that thinking and that mindset and that entrepreneurship, and he is going into now different sectors and being successful in each one of them. That's my hope also कि ये जो नई लीडरशिप आ रही है जो मेनली टेक्नोलॉजी सेक्टर से आ रही है, they will be able to then impact outside that sector also in the economy. जहां तक प्रोफेशनल क्लास का आपने कहा, एक बहुत बड़ा नुकसान हमें डॉक्टर हुआ है ना, आज से 30 साल 40 साल पहले लॉट ऑफ द ब्राइटेस्ट पाकिस्तानी, बेस्ट एजुकेटेड पाकिस्तानी ज्वाइन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस.